अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ R% पर एनम। एक बैंक में पी, इसको मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब यहां पे अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट R% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ के तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। बताओ क्या होगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है मेरे पास dp बाई डी टी इज इक्वल टू R% इंटू पी। ये कैसे लिखा आपने, सोचो। प्रिंसिपल मतलब अमाउंट R% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। क्या तुमको फील नहीं आ रहा है कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास बैंक में 100 रुपए जमे थे, ठीक है। तुम्हारे बैंक में 100 रुपए था। अब बैंक तुमको मान लो इंटरेस्ट दे रहा है 10% का। अगर 100 रुपए तुम्हारे पास बैंक में था और बैंक तुमको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो बताओ अगले साल, एक साल बाद तुम्हारे पास टोटल अमाउंट क्या होगा। 110 रुपए होंगे। क्यों 110? क्यों? क्योंकि 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है, इसलिए मैंने 100 में 10 जोड़ दिया और 110 हो गया। इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ 10 रुपए। इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपए। अच्छा, ये डीपी बाई डी टी क्या है? ये डीपी बाई डी टी इंटरेस्ट ही तो है, तो इंटरेस्ट मेरे पास 10 रुपए हो गए। अच्छा, कितने परसेंट दे रहे थे मेरे पास बैंक? 10%। तो 10% इंटू पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब शुरुआत में तुम्हारे पास कितने पैसे थे? शुरुआत में तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तो इंटू 100। अब देखना 10 इज इक्वल टू 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूं, यानी 10/100 लिख सकता हूं, और इंटू 100। तो यहां से मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10 प्रूफ हो गया। ठीक है, तरीका वही था मेरे पास, तरीका तो यही वाला था ना। तो तुमको फील आ गया होगा कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा, क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण सी भाषा में आपको समझा दिया। अब देखना, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आप लोगों ने मान लिया होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये R% वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है भैया, बैंक तो हर बार 10% इंटरेस्ट देगा ना, थोड़े ना एक बार 10% दे रहा है बाद में जाके वो 15% कर देगा। नहीं, बैंक 10% देगा, लेकिन हर बार 10% में मिलने वाला अमाउंट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास dp बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहां से R% यानी कि R/100 और इंटू पी। तो R मेरे पास कांस्टेंट है, तो dp बाई पी क्या हो जाएगा मेरे पास? R/100 dt। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मेरे पास log p क्या हो जाएगा? RT/100 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं इस बार log c लिख रहा हूं। अगर मैं log c को इस साइड ले जाऊं तो log p माइनस log c इज इक्वल टू RT/100 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b होता है। तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा? ये log p बाई c इज इक्वल टू RT/100। अब देखना आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। मतलब जब मेरे पास टाइम 0 था, मतलब जब मैंने शुरुआत किया था, तो मेरे पास 100 रुपीज थे। 10 साल बाद ये डबल हो जाता है, मतलब ये 200 हो जाता है। अच्छा, तो ये दो कंडीशन आ गई मेरे पास। अब इन दोनों कंडीशनों में बारी बारी यहां पुट करता हूं। पहले मेरे पास 100 रुपए थे और टाइम कितना था? 0। तो यहां से मेरे पास log 100 बाई सी हो गया 0, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अच्छा, सी की वैल्यू आप लोगों ने 100 कैसे बोल दी, ये बताओ मुझे। क्योंकि सर मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ log 1 की ही वैल्यू 0 होती है। अगर log 1 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ log दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 100 बाई सी 1 के बराबर होगा। 100 बाई सी 1 के बराबर होगा, इसका मतलब सी की वैल्यू 100 होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सी की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब c की वैल्यू 100 आने के बाद हम लोग c की वैल्यू 100 यहां पुट करते हैं। तो log p बाई 100 इज इक्वल टू RT बाई 100। अब दूसरी कंडीशन पुट करते हैं, p इज इक्वल टू 200 व्हेन t इज इक्वल टू 10। तो r इंटू 10 बाई 100 इज इक्वल टू log 200 बाई 100। तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास log 2 इज इक्वल टू r बाई 10। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 10 log 2। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे log 2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? ब्रैकेट में 10 इंटू 0.6931, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.6931 दे रखी है, तो 6.931। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 6.931। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं हम लोग 58th नंबर क्वेश्चन। 58th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिटेड इन द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, एक बैंक में प्रिंसिपल जो है वो 5% के रेट से बढ़ रहा है। प्रिंसिपल मतलब इनिशियल अमाउंट जो कि हम लोग जमा करते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है अमाउंट, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, ठीक है, अब देखना आगे। पी जो है वो 5% के रेट से बढ़ रहा है। अच्छा,
इस बैंक वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, मेरे पास dp बाई डी टी इज इक्वल टू R% इंटू पी। प्रिंसिपल किस रेट से बढ़ेगा, वो उस रेट से बढ़ेगा जितना मेरे पास इनिशियल अमाउंट है इंटू जितना वो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। ठीक है, अब देखना, तो dp बाई डी टी R% तो मुझे यहां दे रखा है 5%, तो 5% इंटू पी। अब देखना, dp बाई डी टी 5% को क्या मैं 5/100 लिख सकता हूं, 5/100 इंटू पी। तो मेरे पास dp बाई पी क्या हो जाएगा, 5/100 यानी कि 1/20 यानी कि dt बाई 20। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली और यहां मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, log p इज इक्वल टू टी बाई 20 प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को मैं log c लिखता हूं, मैं इसको इस साइड ले जाता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे log p माइनस log c इज इक्वल टू टी बाई 20। अब मेरे पास log की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी। ठीक है, तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, log p बाई c इज इक्वल टू टी बाई 20। अब log की मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, log a बेस b इज इक्वल टू c अगर है तो इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू b की पावर c। तो अब मुझे बताओ कि मेरे पास मैथ में जितने भी log होते हैं उसका बेस क्या होता है, e होता है। तो यहां से मेरे पास p बाई सी क्या हो जाएगा, e की पावर t बाई 20। अब मैं क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन का यूज करूंगा। देखो कंडीशन में हम लोगों से क्या बोला जा रहा है कि इनिशियली मेरे पास 1000 रुपए थे, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरे पास 1000 रुपए थे, और टाइम t इज इक्वल टू 10 साल बाद मेरे पास p कुछ हो गया। तो ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे मेरे पास 1000 रुपए थे, तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। अब c की वैल्यू 1000 में यहां पुट करूंगा, तो मैं अगले पेज में कर लेता हूं इसको आगे सॉल्व। ठीक है, तो मेरे पास c की वैल्यू 1000 आ गई थी जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखना दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं। मान लो 10 साल बाद मेरे पास अमाउंट p हो गया, तो p बाई 1000 इज इक्वल टू e की पावर 10 बाई 20। अब e की पावर 10 बाई 20 हो जाएगा e की पावर हाफ यानी कि e की पावर 0.5। और क्वेश्चन वालों ने मुझे e की पावर 0.5 की वैल्यू दे रखी है जो कि है मेरे पास 1.648। तो मेरे पास 10 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.648 यानी कि 1648 रुपीज मेरे पास 10 साल बाद आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। अब देखते हैं हम लोग 59th नंबर क्वेश्चन। 59th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, उस कांस्टेंट रेट को मैं के नाम देता हूं। ठीक है, अब देखना आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज यूनिट, मतलब इनिशियली उसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट था। अच्छा, और 3 सेकंड बाद उसका रेडियस कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे उसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट था, लेकिन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड बाद है, मतलब 0 से लेके 3 सेकंड तक, इसलिए हम लोग टाइम को 3 सेकंड ले लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया 6 यूनिट। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया, पहले ये देख लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकंड। अच्छा, तो t सेकंड बाद आपको बैलून की रेडियस बतानी है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, बैलून कैसा होता है, बैलून स्फेरिकल होता है, सबको पता है। अच्छा, तो स्फेरिकल कोई भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, dv इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr। 3 से 3 कट जाएगा, dv क्या हो जाएगा मेरे पास 4 पाई r² dr। तो क्या है, मैं यहाँ dv की जगह ये पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो 4 पाई r² dr बाई dt इज इक्वल टू k। तो 4 पाई r² dr इज इक्वल टू k dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4 पाई r³ बाई 3 इज इक्वल टू kt प्लस c। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इन कंडीशंस का यूज करते हैं। टाइम इक्वल टू 0 पे रेडियस कितना था, 3 यूनिट, तो पुट करते हैं 4 पाई इंटू 3 का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब 27, 27 बाई 3 9, 9 इंटू 4 यानी कि 36 पाई मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूं तो मेरे पास 4 पाई r³ बाई 3 इज इक्वल टू kt प्लस 36 पाई हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन हम लोग पुट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, t इक्वल टू जब 3 है तो रेडियस मेरे पास 6 यूनिट है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 3k प्लस 36 पाई इज इक्वल टू रेडियस कितना है 6, तो 4 पाई इंटू 6 का क्यूब बाई 3। ठीक है, अब देखना 4 पाई इंटू 36 इंटू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई हो जाएगा। अब देखना अगर मैं इसको काटू तो ये 2 से कट जाएगा 3, तो यहां हो जाएगा 2। अब देखना ये हो जाएगा मेरे पास, देखना कितना 36 इंटू 2 यानी कि 72, 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई।
अब इसको फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 72 इंटू 4 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3 के। एक काम करते हैं, इस दोनों में से हम लोग 36 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3 के। तो देखो इसको अगर इससे काटे तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 पाई इंटू 7 इज इक्वल टू के। तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। अब इस के को हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। अब देखना मेरे पास के की वैल्यू आने के बाद मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया और अब हम लोग को निकालना है कि टी सेकंड के बाद रेडियस क्या होगा बैलून का। तो टाइम सही दिया हुआ है टी सेकंड और रेडियस आर होगा। ठीक है, देखना सबसे पहले तो इसमें से अगर मैं पाई कॉमन लूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हटा दो जगह से पाई। 4r³/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 7 इंटू टी प्लस 36 हो जाएगा। तो मेरे पास r³ क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू टी बाई 4 प्लस 36 इंटू 3/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखना 9, तो ये हो जाएगा प्लस 27 और यहाँ देखना हो जाएगा 3 से हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 9 इंटू 7 यानी कि 63t। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 प्लस 27 की पावर 1/3। तो यही मेरे पास रेडियस हो जाएगा टाइम t सेकंड के बाद। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 100,000 मतलब 10 की पावर 5। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। द नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, मतलब ये जो नंबर है 10% बढ़ जाता है 2 आवर में। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेट 10% है? बिल्कुल नहीं। देखो 10% रेट कब होता, अगर अभी बोलता कि 1 घंटे में 10% बढ़ रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, लेकिन यहाँ 2 घंटे में 10% बढ़ रहा है, मतलब 10% रेट तो नहीं दे रखा है। तो 2 घंटे बाद मेरे पास 10% बढ़ गया, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरे पास 10 की पावर 5 थी और टाइम t इक्वल टू 2 आवर पे मेरे पास 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 का 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच टू 2 कितना जीरो है भाई 1 2 3 4 5, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5 कितने टाइम में होगा। तो मेरे पास 2 कंडीशन पहले से थी, अब तीसरी कंडीशन लिख लो, टाइम कितने पे मेरे पास वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, इतनी कंडीशन हम लोगों ने क्वेश्चन से ले ली। अब आगे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो ये मेरे पास कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है, तो dn/dt इज इक्वल टू kn हो जाएगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास dn/n क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log n इज इक्वल टू kt प्लस log c। ठीक है, तो log n माइनस log c इज इक्वल टू kt हो जाएगा। अब देखना मुझे पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, इसलिए log n माइनस log c क्या हो जाएगा, log n बाई c इज इक्वल टू kt। तो ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब बस मुझे इन कंडीशन का यूज करना है। इन कंडीशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। और यहां तक हम लोग आ चुके थे और ये मेरे पास कंडीशंस बन के आई थी। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 इंटू 10% यानी कि 10/100। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5। अगर मैं 10 की पावर 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं लिखता हूँ 11 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब देखना, अब बारी बारी से पुट करते हैं। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू log 10 की पावर 5/c। अब मुझे पता है log 1 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होती है, इसका मतलब 10 की पावर 5/c 1 होगा, इसका मतलब c की वैल्यू 10 की पावर 5 होगी। तो c की वैल्यू 10 की पावर 5 लोग यहाँ पुट करते हैं, तो log n बाय 10 की पावर 5 इज इक्वल टू kt। अब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं, t इक्वल टू 2 पे यानी कि 2k इज इक्वल टू log n की जगह 11 इंटू 10 की पावर 4 बाई 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास log 11/10 इज इक्वल टू 2k। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी log 11/10/2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई थी फाइनली। अब इसमें k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो log n/10 की पावर 5 इज इक्वल टू log 11/10/2 इंटू t। अब मुझे जो निकालना है उस तीसरे कंडीशन को पुट करते हैं, कितने टाइम पर n 2 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो n 2 इंटू 10 की पावर 5 कितने टाइम पे होगा, उस टाइम को हम लोग t ही रहने देते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास log 2 इज इक्वल टू log 11/10/2 इंटू t। तो यहां से मेरे पास
टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 log 11/10। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।